हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। और एथनोबॉटनी हमारा जो यूनिट है वो चल रहा था। फर्स्ट यूनिट अपन ने क्लियर कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था और थर्ड यूनिट भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द यूनिट फोर्थ, कंजर्वेशन एथिक्स एंड अप्लाइड एथनोबॉटनी। इसके अंदर क्या है ना कि अपन ने कंजर्वेशन एंड ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, यानी कि इस नॉलेज की जो भी औषधियां हैं या फिर जो भी प्लांट्स हैं उनको अपन कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे उनका बचाव कर सकते हैं और कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है लीगल फ्रेमवर्क एंड एथिकल यूजेज, एथिकल इश्यूज, यानी कि जो इसका एक्सप्लॉइटेशन है वो बिना कम्युनिटी को राइट्स के अपन इसका यूज नहीं कर सकते, या फिर उनके नॉलेज को, कम्युनिटी का जो नॉलेज है उसको अपन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है इसकी साइंटिफिक वैलिडेशंस, यानी कि किस तरीके से जो मॉडर्न है इसके एप्लीकेशंस है वो किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है और कैसे साइंटिस्ट जो है वो इस नॉलेज को यूज करते हैं। फिर आता है अप्लाइड एथनोबॉटनी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीजें अपन चार जो पॉइंट है वो इस यूनिट को कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन एंड ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है इसका मतलब है कि वो ज्ञान जो हमारे पूर्वजों और आदिवासी कम्युनिटी को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर जो ये नॉलेज था अपने नेचर और पेड़ पौधों के बारे में, इसी को अपन ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज बोलते हैं। यानी परंपरागत जो इकोलॉजिकल ज्ञान है इसी को अपन ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज बोलते हैं। जो हमारी कम्युनिटीज थी, यानी कि वाइल्ड लाइफ की कम्युनिटी, जैसे आदिवासी लोग थे पहले, वो भी तो प्लांट्स को अपन ने डिस्कस किया पिछली यूनिट में कि इस तरीके से इनका यूजेस करते थे। तो इन्हीं चीजों के बारे में जो ज्ञान होता है इसी को ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं। और ये जो नॉलेज है ये कम्युनिटीज अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वे अपने बच्चों को इस चीज के बारे में बताते हैं। यानी कि ये जो कंप्लीटली डिपेंड होती है ये कम्युनिटीज, वो कंप्लीटली प्लांट्स पे ही होती है। जैसे फूड के लिए भी उनको यूज करना है तो वो प्लांट्स को यूज करेंगे, घर बनाने के लिए भी वो बांस वगैरह प्लांट्स को यूज करेंगे, और जो हेल्थ ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए भी वो इन्हीं प्लांट्स को यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर की रोल ऑफ ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यानी कि जो ये इकोलॉजी नॉलेज है इससे अपन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो स्पीसीज है प्लांट्स की, उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इसके अंदर अपन इस पॉइंट की बात करें तो वो है सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग। यानी कि अपने को किसी प्लांट को अगर काटना है या फिर यूज लेना है, जैसे मान लीजिए कि कोई नीम का पेड़ है, अपने को उसको गांव पे लगाने के लिए काटना है, या फिर अनाज के अंदर पेस्टिसाइड के रूप में अपने को उसको काम में लेना है, या फिर जो गिलोय की बेल है उसको अपन काढ़ा बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, तो उसको जो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग है, यानी कि उसकी कटिंग कैसे करनी है, उसको यूज कैसे करते हैं, तो उस तरीके से पहला जो इसका पॉइंट आ जाता है वो है कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होना चाहिए इसकी। यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके में ये सिखाया जाता है कि किसी प्लांट्स को इतना ही यूज करो कि वो खत्म ना हो। ऐसे नहीं करना है कि अपने को थोड़ा सा पार्ट चाहिए था उसका और पूरे प्लांट को ही काट दिया, या फिर जैसे बेल का थोड़ा सा पार्ट चाहिए था और अपन ने पूरा बेल ही उखाड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि इससे वो जल्दी खत्म हो जाएंगे या फिर आगे के यूज के लिए हमारे पास में बचेंगे नहीं। तो जो हार्वेस्टिंग है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना ही यूज करना है आपको और उतना ही उसको कट करना है। ठीक है, और यहां पर मैं जो ये नोट्स हैं जो सामने आपको पीपीटीज दिख रही हैं, जो स्लाइड्स आपको दिख रही हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आया हूं। ठीक है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो थे, लेक्चर थे, उनके अंदर कुछ कमेंट्स आए थे कि इस यूनिट को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट्स इनको पढ़ रहे हैं तो बोल रहे थे कि ऐसा समझ में आए कि हिंदी भी हो जाए और इंग्लिश भी आ जाए। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए लेके आया हूं मैं, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक और स्टूडेंट का कहना था कि भैया ये हमारे को पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो ये पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, इसका चैनल का एक, और उसका जो लिंक है वो चैनल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उस चैनल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां से आपको कंप्लीट जो ये पीडीएफ है जिनसे अपन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पीडीएफ आपको वहां पर एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि ये ऐसा पवित्र जंगल होता है, ठीक है, जिन्हें लोग अपनी आस्था के कारण कट नहीं करते या फिर काटते नहीं है। यानी कि जो भी पवित्र पूजा करने वाले प्लांट्स होते हैं इन सब प्लांट्स को एक जगह लगाया जाता है और इन प्लांट्स को कट नहीं करते हैं। ये एक तरह से नेचर मिनी फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, बन जाता है, और जहां बायोडाइवर्सिटी बची रहती है। यानी कि इन प्लांट्स को, जैसे कि मान लिया अपन ने जो बील का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, इन पेड़ों को, जितने भी पवित्र पूजा के अंदर काम में लेने वाले प्लांट्स हैं, इनका एक गार्डन बनाया जाता है, ये प्लांट वहां पर लगाए जाते हैं जिनको अपन सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं, और इन प्लांट्स को ये काटने नहीं देते हैं। ठीक है, यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो उनका, लेकिन आप उन्हें काट नहीं सकते, तो इससे भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपनी बची रहेगी। फिर है थर्ड जो है वो है एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि इसके अंदर जो खेती करने की जो कला है वो पुराने टाइप की, प्राचीन टाइप की जो खेती करने का जो तरीका है उसको अपनाया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है कि उस तरीके के अंदर जो खेती होती है उसके अंदर कीड़े लगने की भी कम संभावना होती है, उस फसल का नष्ट होने का जो वो है पीरियड वो भी कम होता है। यानी कि इस तरीके से खेती की जाती है कि एनवायरमेंट को देखा जाता है, और जो बुआई जुताई है वो भी उसी तरीके से की जाती है। तो पुराने तरीके अपनाने चाहिए। क्या है इसके अंदर कि इसमें
खेती की पुरानी या देसी किस्में आती हैं और ये किस्में लोकल मौसम और कीड़ों के लिए बेहतर झेल सकती है, कीड़ों को बेहतर तरीके से झेल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बायो डाइवर्सिटी का एग्रो वाला। फिर है हमारा चौथा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज का बायोडाइवर्सिटी के अंदर रोल है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज क्या था? ट्रेडिशनल नॉलेज ये था कि आपने को पूरा पेड़ नहीं काटना है जिससे जो प्लांट है वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर था सेक्रेड ग्रोव्स, यानी कि जो पवित्र पूजा वाले पेड़ पौधे हैं उनको एक जगह लगा दीजिए और उनको हार्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर था बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पुराने तरीकों से जो फसल है वो लगाइए, जो पेड़ है वो लगाइए। फिर लास्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी मॉडर्न कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ्टन पार्टनर विद कम्युनिटीज टू क्रिएट पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, यानी कि ये एक रजिस्टर डाल के रखते थे विच फॉर्मली डॉक्यूमेंट लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएट ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसके अंदर ये जो लोकल प्लांट्स होते थे उनके बारे में लिख कर रखते थे। ये वाला प्लांट है वो इस मौसम में होता है, ऐसा उसको एनवायरमेंट चाहिए, और इसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या फिर जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो ये है, इसके यूजेज ये है। तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी बच के रहेगी कि डॉक्यूमेंट से जो पुराने लोग पेड़ पौधों को कैसे उगाते थे, कैसे उनका यूज करते थे, ये डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। तो ये हो गया रोल ऑफ टीई के इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, फिर आता है अपना नेक्स्ट, वो है लीगल फ्रेमवर्क और एथिकल इश्यूज, यानी कि इस सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके एक्सप्लॉइटेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे देश में कोई कम्युनिटी है और उसको किसी प्लांट के बारे में नॉलेज है, उसको क्या करेगा, दूसरी कम्युनिटी वाले या फिर दूसरे देश वाले या फिर दूसरी कंपनी वाले उसको जो है रजिस्टर करवा लेंगे, उसका पेटेंट करवा लेंगे, और फिर हम उसको उनकी बिना परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकते। तो उससे कैसे बचाना है इस चीज को, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन, इसके अंदर आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जब कोई बड़ी कंपनी या दूसरा देश किसी समुदाय या कम्युनिटी के ट्रेडिशनल ज्ञान को उनकी परमिशन के बिना या उन्हें बिना पैसे दिए अपने नाम पर पेटेंट करवा लेते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि अपने जो कोई कम्युनिटी है या फिर समुदाय है उनको बिना बताए उनके राइट्स का, उनको बिना कोई बेनिफिट दिए कंपनी उस यूज को अपने नाम पर पेटेंट करवा लेती है, या फिर कोई देश अपने नाम पर पेटेंट करवा लेता है। फिर अपन उस कंपनी और उस देश की परमिशन के बिना उनका जो यूज है या फिर उनसे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको अपन उनकी परमिशन के बिना खरीद नहीं सकते। इसी को बायोपायरेसी कहते हैं, यानी कि जैव चोरी, जैविक चोरी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो फेमस केस हैं आज तक के, यानी कि जो नीम था ना, नीम, उससे क्या है कि 1990 के अंदर यूएस डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी WR नाम की। ठीक है, WR नाम की एक कंपनी थी, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था वहां पर पेटेंट करवा लिया गया था कि जो नीम से है वो फंगिसाइड्स यानी फंजाई को जो नष्ट करने वाली जो दवाई है वो बना ली थी नीम ऑयल से। ठीक है, और इंडिया ने उसको चैलेंज किया था, यानी कि अगर वो पेटेंट करवा लेता तो फिर नीम से अपन वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे जो हमारे को यहाँ पर कम्युनिटीज को नॉलेज था। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको चैलेंज किया कि ये नॉलेज तो हमारा पुराना नॉलेज है, हमारे यहाँ की कम्युनिटीज को इसके बारे में बहुत पहले से पता है। ठीक है, उसके कुछ एविडेंस दिए गए और वो एविडेंस लीगल साबित हो गए, जिससे फिर ये पेटेंट वापस कैंसिल करवा दिया गया। नहीं, अगर वो उस टाइम नीम का ये जो फंगिसाइड्स है ये बनाने का पेटेंट करवा लेते तो नीम से अपन ये चीजें ड्राइव नहीं कर सकते और उसको उस काम में नहीं ले सकते थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, इसके एविडेंस दिए कि हमारे पास में इसका पुराना नॉलेज है हमारी कम्युनिटीज को और ये बहुत पहले से काम में लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो पेटेंट कैंसिल करवा दिया गया। ऐसे ही यूएस में क्या हुआ कि जो हल्दी से है वो हीलिंग करने वाली प्रॉपर्टीज, यानी कि हल्दी से जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है उससे कुछ प्रोडक्ट बनाने के पेटेंट ले लिए कि हल्दी से घाव भरता है या फिर ये इन्फेक्शन में काम आती है, इम्यूनिटी में काम में आती है। इसके राइट्स को उन्होंने पेटेंट करवा लिया और इंडिया ने फिर उसको चैलेंज किया और फिर इसको कैंसिल करवाया गया इस पेटेंट को। ठीक है, इस तरीके से 2 से 3 बार इस तरीके की चीजें हो गई कि बड़ी कंपनियों ने या फिर दूसरे देशों को बाद में पता चला इस चीज के बारे में कि ये चीजें तो इंडिया के अंदर पुरानी कम्युनिटीज है, उनको पहले से नॉलेज है और वो इन चीजों को पहले से काम में लेते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड है इसमें आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं कि आईपीआर का मतलब है जो आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग के आइडियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। यानी आपके पास में कोई आइडिया है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसको आप अपने नाम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन पेटेंट। ठीक है, फिर आता है कॉपीराइट, यानी कि जो आपके कुछ राइट्स हैं, लिखी हुई चीजें हैं वो सिर्फ आपकी हैं, आपके दिमाग की हैं, तो उनको अपन पेटेंट करवाते हैं, उसको बोलते हैं कॉपीराइट्स।
यानी वो चीजें कोई और काम में नहीं ले सकता आपको बिना बताए, फिर आपके पास उसके राइट्स हैं। एक होता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स है यानी कि आपने कोई कंपनी जो है वो बनाई किसी खाने की चीजों की या फिर किसी प्रोडक्ट्स की, और उसका आपने लोगो वगैरह रख दिया और उसका नाम रख दिया, तो उसको फिर दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, वो नाम दूसरी कंपनी जो है वो नहीं दे सकती, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क पेटेंट। ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए अपन ने कोई राइट्स थे हमारे पास में, कुछ लिखी हुई चीजें थी, उसको तो अपन ने लिखी हुई चीजें दिखाकर पेटेंट करवा ली। ट्रेडमार्क था उसको भी अपन ने क्या है पेटेंट करवा लिया। और ये जो मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको भी अपने पेटेंट करवा लिया। लेकिन कम्युनिटी नॉलेज तो ऐसा हुआ ना कि कम्युनिटी नॉलेज तो बहुत सारी प्लांट्स के बारे में है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पास, तो इस चीज का तो हमारे पास में कोई छोटे मोटा एविडेंस ऐसे है नहीं कि हम दिखा सकें और कि ये चीज है वो चीज है। तो इसके अंदर यही प्रॉब्लम आती है कि स्टैंडर्ड पेटेंट लॉ आर डिजाइन फॉर न्यू, नई चीजों के बारे में, इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और ट्रेडिशनल नॉलेज इज ऑफ्टन कम्युनल, यानी कम्युनिटीज का होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, उसका क्रेडिट किसको दें, उसके राइट्स अपन किसको दें। एंड एसेंट द मेक इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट यूजिंग कन्वेंशियल आईपीआर, यानी कि अपन इसका राइट्स कैसे लें। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास इंडिया के पास में कि इंडिया ने एक TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी बना रखी है। कितने पेज की बना रखी है ये लाइब्रेरी, ये बना रखी है 34 मिलियन पेजेस के अंदर उन कम्युनिटीज के नॉलेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को लिख रखा है, और वो हमारे पास में एविडेंस है, और वो ही हमारी कम्युनिटीज का जो नॉलेज है ट्रेडिशनल उसको प्रोटेक्ट करने का हमारे पास में तरीका है, एविडेंस है, और वो हमारे कम्युनिटीज के राइट्स है। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, आईपीआर हो गया। अब जो है वो थर्ड देखते हैं अपन कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिनके अंदर ये बताया गया है कि जो देश होता है उसको अपने पेड़ पौधों पर या फिर अपनी कम्युनिटीज पर या फिर कम्युनिटी नॉलेज पर उनको प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। तो एक तो जो अधिनियम था वो था 1992 के अंदर CBD अधिनियम। ठीक है, फिर सेकंड था द नगोया प्रोटोकॉल 2010 के अंदर, दिस इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन द CBD इट टू मैन पिलर्स, यानी ये अधिनियम बनाया गया, इसके अंदर बताया गया कि कम्युनिटी से अगर आप नॉलेज ले रहे हैं तो पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा कि हम आपके इस नॉलेज को इस काम में लेंगे। ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा था परियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि उनको अगर कोई कंपनी या आपके गांव में कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसे पहले आपसे पूरी जानकारी देकर अनुमति लेनी होगी। ये अधिनियम बनाया गया। एक था एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि कोई कंपनी अगर आपके जो नॉलेज है उसका यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रही है तो आपको रोजगार या फिर उस नॉलेज के बदले आपको जितना प्रतिशत आपका बनता है वो आपको देना होगा। ये भी अधिनियम बनाया गया है, उस कम्युनिटी के लोगों को उसका बेनिफिट आपको देना होगा। ठीक है, ये हो गया लीगल फ्रेमवर्क एंड एथिकल इश्यूज। ठीक है, तीसरा देखते हैं अपन साइंटिफिक वैलिडेशंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि जो वैज्ञानिक पुष्टि है वो कैसे होती है इस चीज की। दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स होते हैं टू टेस्ट द सेफ्टी एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल क्लेम। ठीक है, अभी देखते हैं इट ब्रिज टू द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न फार्माकोलॉजी, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज था कि ये प्लांट इस चीज के काम में आते हैं। ठीक है, और फिर आजकल उस नॉलेज से जो दवाइयां बनाई जा रही हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ब्रिज है वो है साइंटिफिक वैलिडेशंस, यानी कि साइंटिस्ट लैब के अंदर कैसे उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, कैसे उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं और कैसे उनको फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये है साइंटिफिक वैलिडेशन जो ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न मेडिसिन के बीच में ब्रिज बनाता है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या है, क्या प्रोसेस है इसकी। एथेनोबोटनिकल सर्वे, पहले ट्रेडिशनल हीलर्स यानी जो वेद वगैरह होते हैं, गांव के लोग होते हैं जो जानते हैं ये चीजें, से बात करके डाटा कलेक्ट करना, ये अपन ने देख लिया था, डाटा कलेक्ट करते हैं। बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन, प्लांट्स की सही पहचान करना, टेक्सोनोमी होती है ना कि उसको उसकी पत्तियां ऐसी हैं तो वो किसके सिमिलर हैं, फिर उसकी स्पीसीज क्या है, क्लास क्या है उसकी, फाइलम क्या है उसका, तो उसको आइडेंटिफाइड करना, स्पेसिमेन एंड नाउ डीएनए बारकोड सैंपल्स होते हैं उनसे मैच करके तो उसकी सही आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर क्या होता है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग, लैब में चेक करना कि उस प्लांट में कौन कौन से एक्टिव केमिकल्स हैं और उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे एल्केलॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, टेनिंग्स होती है। ठीक है, वो चीजें लैब में जो है सेपरेट करना और उनके बारे में जानना कि कौन कौन से जो केमिकल्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव। ठीक है, फिर आता है फार्मोलॉजिकल स्टडीज प्री क्लिनिकल, ये क्या होती है कि इनको पहले ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करने से पहले इनको टेस्ट किया जाता है। कैसे, उन केमिकल्स को इन विट्रो लैब इसके अंदर, ठीक है, और इन विवो
यानी किसी दूसरे एनिमल या फिर किसी दूसरे जीव के अंदर टेस्ट करना इन विवो कहलाता है। जीवों पर टेस्ट करके देखना कि वो सेफ और असरदार है या नहीं। ठीक है। फिर आती है क्लिनिकल ट्राइज। क्लिनिकल ट्राइज में क्या आती है कि इफ द कंपाउंड इज सेफ, यानी कि टेस्ट किया जीवों पर इन विवो, पहले लैब में किया इन विट्रो, फिर जीवों पर किया इन विवो, और फिर आती है क्लिनिकल ट्राइज। इफ द कंपाउंड इज सेफ, अगर वो असर कर रहा है और एकदम सेफ एंड इफेक्टिव है एनिमल्स के ऊपर, इट मूव टू मल्टी फेजेज टेस्टिंग इन ह्यूमन वॉलेंटियर्स। यानी कि साइंटिस्ट जो है वो पूछते हैं कि हमने रिसर्च किया था, ऐसे ऐसे टेस्ट किया था, ऐसे ऐसे इसके इफेक्ट है, तो हम ये चीज उस ह्यूमंस पे या फिर उन ह्यूमंस को डायरेक्ट पूछते हैं कि ये हम आप पर अप्लाई करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बिना पूछे जबरदस्ती उन पर ट्रायल कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वॉलेंटियर जो ह्यूमंस होते हैं उन पर फिर ये जो है वो टेस्टिंग करते हैं, फेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 फेजों के अंदर इसको टेस्ट करते हैं टू बी अप्रूव्ड एंड मॉडर्न ड्रग्स। फिर इनको मार्केट में उतारते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक आती है जेनेरिक दवाइयां, ठीक है, और एक आती है एथिकल दवाइयां। एथिकल दवाइयां क्या होती है? यही दवाइयां होती है जिनकी इतनी सारी स्क्रीनिंग की जाती है। और जेनरिक दवाइयां क्या होती है? इन एथिकल मेडिसिन का जो है वो फॉर्मूला लेते हैं और फिर डायरेक्टली दवाई बना देते हैं, तो वो अपने को सस्ती मिलती है। और जो एथिकल दवाइयां हैं वो इतनी पेजों से ऊपर गुजरती हैं, वो इसलिए हमारे को महंगी मिलती है। ठीक है। फिर आता है फोर्थ, एप्लाइड एथनोबोटनी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का भी और हमारी एथनोबोटनी का भी। जो फिर आपको ये जो चारों यूनिट है ना, जो यहाँ पर अपन ने अभी प्लेलिस्ट में जोड़ी है, ये आपको मैक्सिमम नंबर से जो है सेमेस्टर के अंदर दिलाकर जाएंगे। इनसे बाहर का कुछ आएगा नहीं। और आपने इतना लिख दिया तो जितने नंबर का जो पेपर था वो 95% जो है मार्क्स है वो सिलेबस है वो कवर कर लेगी ये यूनिट हमारी। अगर आप पूरी साल से नहीं भी पढ़ रहे हो, 5 दिन पहले भी ये जो लेक्चर चारों देख रहे हो और ये आपको याद हो रहे हैं, तो ये आपको एथनोबोटनी इजीली कवर करवा देगी। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इसका क्या अप्लाइड एथनोबोटनी है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। दिस फील्ड फोकस ऑन यूजिंग एथनोबोटनिकल नॉलेज। ठीक है, ये चीजें तो अपन पीछे भी देख के आए थे। इंप्रूव ह्यूमन वेलबींग एंड क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। जीने में कैसे, दैनिक जीवन में कैसे काम में आती है। न्यू ड्रग डिस्कवरी, यानी कि जो नए जो ड्रग्स हैं वो बनाएंगे तो कम्युनिटी को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। ए साइंटिफिक पोर्शन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड ड्राइव्स फ्रॉम प्लांट ओरिजिनली आइडेंटिफाइंग थ्रू ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, यानी कि जैसे मलेरिया की मेडिसिन बनेगी। ठीक है। फिर देखते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। इसके अंदर क्या है? लोकल कम्युनिटीज को एनटीपीएस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे जड़ी बूटी, शहद, फल फ्रूट्स और गोंद को प्रोसेस करके बेचने में मदद करना, ताकि उन्हें आमदनी हो सके, पैसा मिल सके और उनके जो जीवन है उसके अंदर भी उसका फायदा मिल सके। ठीक है। फिर आता है फूड सिक्योरिटी। पुराने अनाज एंड जंगली खाने को प्रमोट करना, यानी पुराने अनाज और जंगली खाने को प्रमोट करेंगे तो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर वो चीजें हैं वो काम में आएंगी और वो चीजें प्रमोट भी होगी। फिर आता है इको टूरिज्म, यानी कि ऐसे टूरिज्म जो है वो गार्डन बनाए जाए जिसके अंदर एथेनोबोटनिकल प्लांट्स ही हो, जिससे क्या होगा कि जो वहां की कम्युनिटीज हैं उनको भी फायदा होगा, टूरिज्म आएंगे तो उनको आमदनी होगी और उनके दैनिक जीवन में भी आसानी होगी। ये चीजें हैं और ये कंप्लीट हो गई है आपकी एथनोबोटनी जो है सिलेबस है सेमेस्टर का, वो कंप्लीट एथनोबोटनी हो गई है इन चारों लेक्चर में। और अब स्टार्ट करेंगे अपन एक नई यूनिट, या तो सेल बायोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी। अगर आपने ये चारों वीडियो देख ली है तो आपकी जो एथनोबोटनी की चारों यूनिट कंप्लीट हो गई है और आप यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आपको पूरी साल एथनोबोटनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चारों वीडियो अगर आपने 5 दिन पहले भी देख लिए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर करवा देगी ये यूनिट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।